गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। टॉपिक है लर्निंग, और लर्निंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ 60 के आसपास क्वेश्चंस हैं, यानी अराउंड 60 क्वेश्चंस। ये शीट मैंने आपको कई दिन पहले अरेंज करा दी थी। अगर आपने नोट सेक्शन से डाउनलोड ना की हो तो इसको जरूर कर लीजिएगा। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, जैसा कि मैं आपसे कल के सेशन में भी कह रही थी, कि आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो लर्निंग से पूछे जा चुके हैं बहुत जगह, या पूछे जा सकते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। तो स्टार्ट करेंगे, समझेंगे लर्निंग को। ये शीट आप अगर हो सके तो या तो आपने प्रिंट ले लिया होगा, या फिर आपने किसी और डिवाइस में खोल करके बैठिएगा, ताकि आप ठीक से डायरेक्टली क्वेश्चन देख पाएं। ठीक, चैप्टर आपका यही है लर्निंग, क्योंकि हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। हमने पहले लर्निंग की बात की, लर्निंग है क्या, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लर्निंग कर्व्स। उसके बाद हमने कुछ थियरीज की क्लास की जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम किसी दिन कर लेंगे अगर जरूरत लगेगी तो। नहीं तो कंफ्यूजन जो है उससे रिलेटेड वो जरूर उसको करेंगे। ये सभी बैचेज में मिली है, ये शीट सभी बैचेज में मिली होगी। ऐसा नहीं है कि ये सभी बैचेज में ना मिली हो, है ना। एक बार चेक कीजिएगा, फटाफट से चेक करो। नहीं, अगर नोट्स बनाते हो तो पीडीएफ निकलवाना कोई जरूरी नहीं है ना। जो एक्स्ट्रा पीडीएफ है बस उनको देख भी लोगे ना फोन में भी, जरूरी नहीं है कि उनको निकलवाओ ही आप। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकलवाया तो कोई प्रिंट का कोई जबरदस्ती थोड़ी है। हाँ, लाइव है सेशन कुमारी, आ जाओ, पहले ये शीट ओपन करो और फटाफट फटाफट चलेंगे, क्योंकि 58 क्वेश्चंस हैं इसी क्लास में, हम इसको कर देंगे। और आंसर्स पे फोकस रहेगा, ताकि आपके आंसर फटाफट फटाफट जब आपने किए होंगे क्वेश्चंस तो वो रिवाइज हो जाए। हाँ, 7 PM लगवाई तो 7 PM ही होती है क्लास, बट आज एक कोई मीटिंग थी करियर में, वो भी कैंसिल हो गई और क्लास मैंने 3 बजे लगवा दी। खैर कोई बात नहीं, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आई अंडरस्टैंड, सारिका कह रही है मीटअप में पहले के नोट्स लेकर आए थे बट कुछ नहीं दिखा पाए आपको। इस बार बहुत ज्यादा रश था, तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में मीटअप कर पाए अगले साल से, मतलब अगली बार से। ठीक है, अभी तो टाइम लगेगा सिमरन सिलेबस में भाई। जो नॉर्मल बैचेस हैं उनमें जल्दी हो जाएगा, पेडागोजी स्पेशल बैच में इसमें टाइम लगेगा। चलिए फिर, मेरे को नहीं मिला शीट। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है, चलो कंफर्म करा लेंगे एक बार। हम्म मीटअप का वीडियो भी डाल देंगे जल्दी ही। लर्निंग चैप्टर जो अपना चल ही रहा है, जिसमें हमने कल वोल्फगैंग कोहलर को किया था, बेंड्यूरा को करेंगे कल। ठीक, लर्निंग यानी अधिगम। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम मिलेगा कुछ 30 सेकंड के आसपास। मेरे को भी नहीं मिला। ठीक है कंचन, मैं एक बार बोल दूंगी, हो सकता है नॉर्मल बैचेस में शेयर ना किया हो। ठीक, नहीं मनदीप, जस्ट अभी शुरू किया है, 15 मिनट के आसपास हम शुरू करते हैं, 10-15 मिनट लग जाते हैं शुरू करने में। आ टीचर नॉर्मली असाइंस डिफरेंट टास्क्स टू द स्टूडेंट्स। ही शी बिलीव्स दैट, एक शिक्षक या एक शिक्षिका सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देती है। यह विश्वास करती है कि, मतलब अलग अलग बच्चों को अलग अलग टास्क देती है। ऐसा नहीं कि 30 बच्चे क्लास में तो 30 के 30 को एक ही जैसा टास्क पकड़ा दिया कि ठीक है यही कर लो, सब एक ही एक्टिविटी करो, सब सिर्फ लिखेंगे तो सब लिखेंगे ही, है ना। हो सकता है किसी को लिखने का दिया हो, किसी को बोल के सुनाने का दिया हो, किसी को कोई एक्टिविटी करने का दिया हो, तो अलग अलग टास्क अलग अलग बच्चों को वो दे सकती है। 3-4 ऑप्शन हैं आपके पास, जिनमें से 3 गलत होने हैं और एक सही होगा। स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक असाइनिंग सेम वर्क, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। हम सीधे आंसर्स पे डिस्कशन करेंगे, नहीं तो ये 60 क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें, इट प्रमोट्स कंपटीशन, ना तो कंपटीशन को प्रमोट कराने के लिए, ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को सेम चीज पसंद हो, पॉसिबल नहीं है। जब हमें पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, ये चैप्टर अलग से होगा, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं बच्चों में, तो कोमल सिंपल बात हुई कि इसीलिए अलग अलग काम दे रहे हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी है बच्चों में, क्या है, विभिन्नता पाई जाती है। कोई भी दो लोग बिल्कुल पूरी तरह से सेम नहीं हो सकते। किसी बच्चे को सुनाने में इंटरेस्ट होगा, कोई अच्छा लिख पाएगा, कोई अच्छा बोल पाएगा, है ना, कोई एक्टिविटी ज्यादा अच्छी कर पाएगा। ठीक, कि एक दूसरे का कॉपी ना करें, ये उद्देश्य नहीं होता। ठीक है बात, कोई बात नहीं मनदीप, रिकॉर्डेड देख लीजिए अगर लाइव नहीं ले पाए हो पिछली क्लासेस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसका आंसर था सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी इनमें से कौन सी एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है लर्निंग की प्रक्रिया में, लर्निंग की प्रोसेस में सबसे ज्यादा सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है। थोड़ा सा धीमे चलेंगे, बताओ एक बार। 4 ऑप्शन है सामने, पढ़ो और आंसर करो। 20 सेकंड देंगे आपको। नोट्स तो डली गए हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं इसके पेडागोजी स्पेशल के, वो भी एक चैप्टर के रहते हैं। आई थिंक डेवलपमेंट के डल चुके हैं, उसका हिंदी वाला ट्रांसलेशन अभी नहीं हुआ है, और लर्निंग थियरीज के भी अभी ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो डल जाएंगे। ठीक है बात, देखिए एक बार। हाँ, क्वेश्चन शीट नहीं मिली है तो मिल जाएगी, बस मैंने डलवा दी है। भाई, जो लर्निंग की प्रोसेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेरिडिटी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा किस तरह से सीखता है, बच्चे की सीखने की शैली। इस पे भी कभी चर्चा करेंगे। स्टाइल्स ऑफ लर्निंग, कैसे बच्चे अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। ये जितने भी लोग शिकायत कर रहे हैं उनको शीट नहीं मिली है, मैं एक बार टीम से फिर से कंफर्म कर लूंगी। उन लोगों ने तो मेरे को भेज दिया था कि डाल दिया है हमने, फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी। ठीक, स्टाइल ऑफ लर्निंग, बच्चों का परीक्षा परिणाम और ये सब नहीं, इकोनॉमिक स्टेटस नहीं। अगर इकोनॉमिक स्टेटस होता तो गरीब बच्चा तो कभी एक्सेल कर ही ना पाता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन ही ना पाते, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सीखता किस स्टाइल में है। कोई बच्चा जिसको देख के सीखना बहुत पसंद है, कोई बच्चा जिसको सुन के सीखना बहुत पसंद है, कोई बच्चा है जिसको विजुअल्स देखने में या एक्टिविटी करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक, तबियत ठीक है यार, थोड़ी बहुत तो डाउन चलती रहती है, हो जाएगी, समय लगेगा। इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, यानी इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल बच्चे पे आप अटेंशन दें। 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 का ध्यान रखा जाए, ये क्यों महत्वपूर्ण है बताइए एक बार। उदय सर शायद आज ले लेंगे, वो आ गए हैं दिल्ली, उनकी फैमिली में किसी की तबियत खराब थी तो यहाँ पे थे नहीं। बताइए एक बार, फटाफट से बताओ। बहुत बढ़िया रचित त्यागी, नहीं रितिका तबियत ठीक है। 7 बजे भी टाइम है ना, नॉर्मल बैचेस का तो टाइम 7 बजे ही है, पेडागोजी स्पेशल का है 3 बजे, वो भी कुछ दिन तक मर्ज चलेगी क्लास। आज ली है सर ने क्लास, हाँ तो उदय सर ने क्लास ले ली है आज वापस से। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, यानी इंडिविजुअल अटेंशन बच्चों को दी जाए, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो है वो ग्रुप्स में बेहतर सीखते हैं हमेशा। अब बात हो रही है इंडिविजुअल अटेंशन की और आप कहें ग्रुप की, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि पूरी रामायण आपने सुनी और फिर बाद में आप पूछ रहे हैं कि सीता जी मतलब किसके पिता की बात हो रही थी, है ना, वो वाली एक मजाक वाली बात हो गई है। तो इंडिविजुअल अटेंशन का ग्रुप से क्या मतलब है, यहाँ बात हो रही है कि इंडिविजुअल अटेंशन क्यों दें, और पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंडिविजुअल अटेंशन इसलिए दो क्योंकि ग्रुप में अच्छा सीखते हैं।
पॉइंट ही नहीं है इस बात का। तो ग्रुप में सीखते हैं तो इंडिविजुअल अटेंशन की क्या बात हुई? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये सही है बात, बट क्वेश्चन ने जो पूछा है उसी के हिसाब से तो कहोगे। देखो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन जो पूछता है हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क करना है। हो सकता है चारों बातें अपनी जगह पे सही हो, चारों ऑप्शन अपनी जगह पे सही हो, कई बार तो दो ऑप्शन सही भी होते हैं पेडागोजी में एक क्वेश्चन के लिए भी, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है जिसके हिसाब से क्वेश्चन ने पूछा है, जो पूछा है उसके हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रेस्क्राइब इट। अब ऐसे तो प्रेस्क्रिप्शन तो बहुत सारा है, प्रेस्क्राइब तो बहुत कुछ किया हुआ, देश में रूल्स बने हुए हैं, फिर भी लोग रेड लाइट जंप कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि रूल है। फिर है इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच अदर। टीचर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एक दूसरे को डिसिप्लिन करने की। नहीं, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। बच्चे अलग अलग गति से आगे बढ़ते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ लोग तेजी से चलते हैं, कुछ लोग धीमे चलते हैं। क्लियर है बात? नहीं, जो पीडीएफ पीपीटी वाली हैं वो एज इट इज ही रहेंगी, उनका कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। जो स्पेशली अलग से मिलते हैं चैप्टर्स उनका मिलता है आपको, और वो पेडागोजी स्पेशल सिर्फ। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? इंडिविजुअल अटेंशन इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे जो हैं उनका रेट अलग अलग है, दर अलग अलग है डेवलप होने की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा स्पीड से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए एक बार। A teacher never gives answers to questions herself. She encourages her students to suggest answers, have group discussions and adopt collaborative learning. This approach is based on the principle of, यानी एक टीचर है जो कभी भी आंसर खुद नहीं देती है, बच्चों को एनकरेज करती है जवाब ढूंढने के लिए, आंसर करने के लिए। करा देंगे मनदीप, करा देंगे। प्रीवियस ईयर की तो टेंशन मतलब, जो भी एग्जाम आने वाला होगा उसके आसपास लेट्स लर्न पे प्रैक्टिस हो जाया करेगी, उसकी टेंशन मतलब। और बताओ, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को भी, आप सभी को भी हैप्पी नवरात्रि। और बताओ। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि वो ग्रुप में बच्चे को खुद से एक्सप्लोर करने का मौका देती है। रेडीनेस टू लर्न नहीं, सेटिंग अ गुड एग्जांपल नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चा क्या है, सक्रिय फील करेगा, एक्टिव फील करेगा यदि उसको मौका मिलेगा खुद से आंसर ढूंढने का, बजाय कि जस्ट आंसर पढ़ लेने का। जैसे पहले आपने, नहीं 15 मिनट में शुरू हो गई थी विश्वजीत, पहले आपको ये शीट मिल गई, अब आपने खुद से सोचे होंगे ये आंसर्स, आपने कई लोगों ने लगाए होंगे, कई लोगों ने कुछ सर्च किया होगा टॉपिक जहां कंफ्यूजन होगी, किसी किताब से ढूंढा होगा, जो चैप्टर हमने किया वो वीडियो देखा होगा, है ना। तो ये क्या हुआ, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया। सिर्फ आपको डायरेक्टली आकर के आंसर करा देती तो पॉइंट नहीं था। ठीक, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। आगे बढ़ेंगे, हाँ बेहतर क्लास कहेंगे ऐसी क्लास को, क्योंकि बच्चों का एक्टिव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स एनकरेजेस रिच लर्निंग, यानी इनमें से कौन सी एक क्लासरूम जो है वो समृद्ध, अधिगम या रिच लर्निंग को प्रोत्साहित करती है? बताइए। यहाँ पोल क्यों नहीं है यार? ये जो ऐप है, जनरली जो नॉर्मल एप्स है वहां नहीं होता है पोल, क्या कर सकते हैं? आपकी बुक परचेज की है कल, बहुत बढ़िया। देखिए एक बार, देखिए अगर मैं बात करूं, फिफ्थ का फर्स्ट कह रहा है कोई, आ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स। बिल्कुल सही बात है, रिच क्लासरूम एक बेहतर क्लासरूम उसी को कहोगे जहां ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स हैं, जहां बच्चे एक्टिव हैं, अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। सिंपल बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको बहुत ज्यादा हमें तलाशना होगा। ये नहीं होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्लासरूम जो स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान है, लर्निंग ड्रिवन बाय टेक्स्ट बुक कंटेंट, सिर्फ टेक्स्ट बुक पे बेस्ड नहीं हो सकती, उसके अलावा भी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में एक ही बार खेलने का मौका दो कप बोर्ड्स में या जो मटेरियल रखा है उसके साथ, या फिर आ क्लासरूम विद अ वैरायटी ऑफ मटेरियल डिस्प्लेड इन द क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन। ये भी नहीं है कि जहां बच्चों को मौका ही ना मिले। ठीक है नितिन, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। 6 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। सीखने के लिए कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है या उनको एक्टिव कर देगी? बताइए एक बार, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत खुशी की बात है जिनका क्लियर हुआ एग्जाम, कीजिए, आंसर कीजिए, बताइए। डायलॉग। क्या? डायलॉग, संवाद। डायलॉग से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा डायलॉग में दो तरफा बात होती है ना, मैं आपको कुछ कहूँ आप मुझे कुछ कहें, तो डायलॉग बेस्ट है इस केस में। आगे बढ़ेंगे थर्ड 7th क्वेश्चन पे। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि। देखिए, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज, क्यों है एक्टिव प्रोसेस? क्योंकि लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज सम इन्फॉर्मेशन गिवन टू द लर्नर। पढ़िए एक बार, फटाफट से पढ़िए चारों ऑप्शन और खुद जवाब देने की कोशिश कीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए। रिवॉर्ड्स बेटर हैं बट बेस्ट डायलॉग होगा यहाँ। हाँ देखो एक बार,
नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर बाय एक्टिंग अपॉन इट। जहां बच्चा एक्टिव है वो लर्निंग प्रोसेस के लिए सबसे बेहतर है। सिर्फ याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेमोराइजेशन हो जाए या सिर्फ इन्फॉर्मेशन बच्चे तक चली जाए, है ना। सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स ही नहीं, लर्निंग में एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हेरिडिटी ही नहीं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 8th क्वेश्चन देख लो। लर्निंग कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, अधिगम को कैसे सुगम बनाया जा सकता है। सुगम को सुगम बना दिया हमारे टाइपिस्ट महाराज ने। ठीक, तो लर्निंग कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, कैसे लर्निंग फैसिलिटेट की जा सकती है, पढ़िए एक बार और आंसर कीजिए। बच्चे को हार्डर पनिशमेंट की तरफ ले जाकर, पनिशमेंट को बिल्कुल अवॉइड करना है। जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसकी बात थॉर्नडाइक ने ही की है एजुकेशन में, यदि मैं बात करूं, बट थॉर्नडाइक ने बाद में पनिशमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया। आस्किंग द चाइल्ड टू लॉट ऑफ ड्रिल वर्क, ड्रिल होता है बार बार रिपीटेडली, 2 एकम 2 2 दूनी 4 वाला, बार बार सेम चीज। प्रेशराइजिंग द चिल्ड्रन टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स ऑन स्टडीइंग, जबरदस्ती प्रेशराइज क्यों करोगे। नए मटेरियल को, न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान से जोड़ोगे बच्चे के, जिससे कि वो आसानी से नई नॉलेज को बिल्ड कर सके। भाई जो आपने पहले सीखा है उससे जोड़ दो नई नॉलेज को, जो भी नया सीखने वाले हो। सिंपल हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। बात क्लियर है ये बात, आगे बढ़ेंगे। 9th क्वेश्चन है, 2 स्टूडेंट्स रीड द सेम पैसेज येट कंस्ट्रक्ट एंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ इट्स मीनिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट देम। यानी 2 विद्यार्थी एक चीज को, मान लो एक ही पैसेज है, एक न्यूज आई है, मान लो कोई एक न्यूज को, पता नहीं देखो सीटेट का फॉर्म कब तक आएगा, अभी तो लग नहीं रहा इन लोगों ने लटका ना दे, बस कहीं डर यही है ना, बट तैयारी करते रहो। देखो बात हो रही है 2 स्टूडेंट्स रीड द सेम पैसेज पढ़ते हैं 2 बच्चे, सेम पैसेज, सेम स्टोरी, सेम पैराग्राफ, सेम न्यूज भी हो सकती है कोई न्यूज़पेपर में, और अपने अपने अलग व्यूज बनाते हैं। एक इंसान उसकी पॉजिटिव देखेगा, नेगेटिव देखेगा, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, दूसरे की अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। तो कौन सी बात इस बारे में सही है कि 2 लोग एक चीज को ही पढ़ते हैं, सेम चीज को, बट अंडरस्टैंडिंग अलग ड्रॉ करते हैं। कोई बात नहीं प्रीति, तो बताइए क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है। खुद पढ़िए एक बार, इसको जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बार, सी ऑप्शन कह रहे हैं ज्यादातर लोग। इट इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग इन इंडिविजुअल्स इन वेरिड वेज। सही बात है, और पढ़ लेते हैं। पॉसिबल नहीं है ऐसा तो नहीं है, पॉसिबल है क्योंकि टीचर ने एक्सप्लेन नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल गलत है, सिंपल सी ही ऑप्शन है कि संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच, अलग अलग उनका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक गाने को सुन के भी 2 लोग अलग अलग तरीके से मतलब निकाल सकते हैं, पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग। यानी अच्छा अधिगम हो, इसके लिए कौन सा एक टास्क इफेक्टिव नहीं है, यानी प्रभावशाली नहीं है। बताइए एक बार, बताइए। वेरी गुड प्रियंका, हाँ जिन्होंने ढंग से पढ़ा है क्वेश्चन गलती नहीं होगी। बताओ, देखो आने को तो आ सकते हैं, कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम हो तब तो हम एक्सपेक्ट करेंगे केवीएस की वैकेंसी। स्कूल खुलने को तैयार नहीं है, पता नहीं लोग क्या चाह रहे हैं। 10 का 3, रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग। कौन सी एक बात गलत है, ये तो सही है, इसमें क्या दिक्कत है। नोइंग द कॉन्सेप्ट्स, ये भी सही है जो बच्चा लेकर के आता है। ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन अ डिडक्टिक मैनर, इसी में कमी है कि बस आप इन्फॉर्मेशन को उगल दो, ट्रांसमिट कर लो, बच्चे को मौका मिले, ये भी सही है। तीनों बातें सही हैं, ए ऑप्शन गलत है और वही सही है। ठीक है बात, ए ऑप्शन गलत है और वही सही है। मैंने आज ही कोर्स लिया एडवाइस फॉर मी, पुराने सेशंस देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए मल्टीपल टाइम्स। क्वेश्चन की कोई भी, या तो अपनी बुक ले लो या जो भी जहां से भी जैसे भी क्वेश्चन मिले ना, उनको अटेम्प्ट जरूर करते रहो, क्योंकि जितने क्वेश्चन, यही अंतर आ जाएगा, पढ़ते सब सेम कंटेंट है, लेकिन जिसने जितने ज्यादा क्वेश्चन अलग अलग तरह के प्रैक्टिस किए हुए हैं उसको उतना ही फायदा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट टू मैक्सिमाइज लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम प्रभावित करने के लिए सर्वाधिक उचित है। बताइए एक बार, टू मैक्सिमाइज लर्निंग, फटाफट से बताओ। नॉट नहीं देखा ना, नॉट देखना इंपॉर्टेंट है। वाह वाह शबाना, बहुत बढ़िया, सही है। देखिए, टीचर शुड आइडेंटिफाई हर कॉग्निटिव स्टाइल एज वेल एज ऑफ हर स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्टाइल। मैक्सिमाइज यानी बेहतर करने के लिए, अधिकतम ज्यादा ज्यादा सीखे बच्चा। पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट शुड बी स्मूथन्ड। देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म या स्मूथ नहीं किया जा सकता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या, बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, ऐसा थोड़ी अब आप ये कहेंगे सब एक ही तरह से सीखेंगे, है ना। फिर है टीचर शुड आइडेंटिफाई हर कॉग्निटिव स्टाइल एज वेल एज ऑफ हर स्टूडेंट्स। टीचर कैसे सीखती है, कैसे समझती है चीजों को, उसको ये भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, और बच्चे कैसे सीखते हैं इसको भी। बात तो ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ सिमिलर कल्चर, सेम कल्चर के बच्चों को एक साथ रखो, बाकियों को अलग कर दो, ये भी गलत है, ऐसा थोड़ी है पॉसिबल। ठीक, सिर्फ टीचर को फोकस करना चाहिए लर्निंग स्टाइल पे, ओनली वन लर्निंग स्टाइल। यानी लर्निंग स्टाइल होती है अलग अलग तरह की, स्पेशली 3, विजुअल देख के सीखने वाले बच्चे, ऑडिटरी सुन के सीखने वाले बच्चे, और काइनेस्थेटिक यानी करके सीखने वाले बच्चे। तो जब 3 है या इतनी मल्टीपल आपकी लर्निंग स्टाइल से, सिर्फ एक पे कैसे फोकस करोगे। तो टीचर को अपना भी समझने का स्टाइल और बच्चे का भी, दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। 11th का बी है, लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, देखिए कब तक नहीं सीख सकते शिक्षार्थी, फटाफट से पता कीजिए। लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस, बताइए एक बार, कैन नॉट लर्न अनलेस।
ये शीट मिली होगी भाई, नहीं मिली तो मैं दोबारा बोल दूंगी इन लोग को, टेंशन में क्यों आ जाते हो, अब तो सॉल्व करूं, मैं दे तो रही हूं टाइम आपको पढ़ने का। धन्यवाद प्राची। देखिए, दे आर टॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्कूल एम्स ऑफ एजुकेशन, दे नो दैट द मटेरियल बीइंग टॉट विल बी टेस्टेड इन द नियर फ्यूचर, या दे आर प्रिपेयर्ड टू लर्न, या दे आर आस्क्ड अबाउट द लर्निंग इन स्कूल्स बाय देयर पेरेंट्स एट होम ऑन अ डेली बेसिस। लर्निंग कब तक नहीं हो सकती ये पूछा है। लर्निंग तब तक नहीं हो सकती जब तक बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं है, रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है सीखने के लिए। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेडीनेस थॉर्नडाइक का आपने पढ़ा है, जरूरी नहीं है एज इट इज उठ के क्वेश्चन आ जाए, इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक, इतनी बात क्लियर है या नहीं, ये बताओ, इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल 12 का 3 ही है। भारती, हमसे बोला गया था कि बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा। अंजलि, आप क्या डेमो देख करके नहीं आए थे? हैं, बाइलिंगुअल का मतलब ये नहीं होता कि एक एक शब्द हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोला जाएगा, है ना। जब भी आप अगर मेरे सेशन में आए, बाकियों का छोड़ देते हैं, तो आपने जरूर क्लास देखी होगी कि मैं कैसे डिस्कशन कर रही थी, तो ऑब्वियस है कि वैसे ही डिस्कशन होगा आगे, है ना। वैसे अगर आप पेडगॉजी स्पेशल में हैं तो हिंदी वाले नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, उसके लिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ऐसे अगर दुखी हो गए, है ना, दुकान पे आए हो टमाटर लेने, हैं सीखने आए हो यार, सीखने पे फोकस करो। और सभी टीचर बनोगे तो इतना तो एटलीस्ट समझ तो सको, छोटे छोटे शब्दों को लेकर रहोगे, वे सीखने के लिए तैयार न हो, यानी दे आर प्रिपेयर्ड टू लर्न। जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं है बच्चा, तब तक आप किसी को सिखा ही नहीं सकते, चाहे कितनी भी सुंदर किताब ला दो, कितना भी सुंदर मटेरियल दे दो। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग, यानी अधिगम का सेंटर क्या है, केंद्र क्या है, यानी लर्निंग के केंद्र में क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये पूछा है। इमिटेशन यानी अनुकरण, या फिर थैंक यू शगुन, या फिर मीनिंग मेकिंग, या फिर कंडीशनिंग, या फिर रोट मेमोराइजेशन। फटाफट से बताओ। हाँ वही तो प्रियंका, हिंदी तो बोलती हूँ यार, बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए जल्दी। वही वही चक्कर है कुमारी, वही चक्कर है। मेरी अम्मी सुनकर बहुत कुछ सीख गई हैं, बहुत खुशी की बात है शबाना। लर्निंग कभी भी मतलब बेकार नहीं जाती, और दूसरा सीखना अच्छा ही होता है, एक नए नए विचार आते हैं मन में। देखिए एक बार, धन्यवाद कहिए आंटी को। मीनिंग मेकिंग क्या है, सेंटर में है। अर्थ निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ मीनिंगफुल सीखें। क्या फायदा अगर आपने सिर्फ रट लिया जिसको आप यूज ना कर पाए जीवन में, तो कोई पॉइंट नहीं है ना। तो मीनिंग मेकिंग इंपॉर्टेंट है। रटना, कंडीशनिंग करना, इमिटेशन, अनुकरण, नकल करना, इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना मीनिंग क्रिएट करें, अपनी समझ, अपना एक पर्पसफुल लर्निंग हो। मीनिंगफुल लर्निंग इज यानी सार्थक अधिगम है। क्या है सार्थक अधिगम? देखिए एक बार फटाफट से देखिए। थर्ड क्यों नहीं होगा, एक मिनट अभी बता देते हैं थर्ड क्यों नहीं होगा, एक मिनट रुको, ऐसे 1 घंटे में क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे फिर ये। देखो थर्ड कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग सेंट्रल नहीं है, मेन चीज नहीं है। कंडीशनिंग से सीखने को बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा, आदत डलवाती बहुत अच्छी बात है, बट कंडीशनिंग एक तरीका है, इमिटेशन एक तरीका है सीखने का। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा मीनिंग मेकिंग है कि बच्चों को अर्थ समझ में आए, वो अपनी जीवन से जोड़ पाए। कंडीशनिंग में जीवन से जोड़ने जैसा कुछ नहीं है, बस आदत पे फोकस है, हैबिट फॉर्मेशन पे फोकस है। एक आदत डल गई है और अब आपको पता है घंटी बजेगी खाना आएगा, घंटी बजेगी खाना आएगा, बात खत्म। ठीक, तो कंडीशनिंग से लर्निंग तो होती है, बट वो बेस्ट लर्निंग नहीं है। मीनिंग मेकिंग से जो लर्निंग होगी वो बेस्ट लर्निंग है। ठीक है, बात आगे बढ़ेंगे। मीनिंगफुल लर्निंग इज यानी सार्थक अधिगम है पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पांस। मीनिंगफुल लर्निंग अगेन अधिगम पूर्ण, जो अर्थपूर्ण अधिगम है वो जब आप जीवन से जोड़ते हैं, जब आपको क्लियरली आपकी लाइफ से जुड़ पाती है, ठीक, कोई भी चीज, तब वो मीनिंगफुल कहलाती है। ये स्टिमुलस एंड रिस्पांस को जोड़ना तो कंडीशनिंग है, ये मीनिंगफुल लर्निंग थोड़ी है, ये तो कंडीशनिंग है। इमिटेशन भी मीनिंगफुल नहीं है, सिर्फ नकल करो बड़ों की, सिर्फ रिसीव कर लो इन्फॉर्मेशन को, भर लो अपने अंदर, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुई। फिर इंपॉर्टेंट क्या है, एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उससे आपने नॉलेज को बिल्ड किया, जो प्याजे कहते हैं कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे, सिगमंड फ्रॉइड और ये क्यों नहीं करोगे। और मुझे लगता है नॉर्मल बैच में तो मैंने करा भी दी है फ्रॉइड और एरिक्सन की थ्योरी। जो चल रहा होता है उसके अलावा सारी चीजों पे ध्यान होता है कुछ लोगों का, पहले कोर्स पूरा तो कर लो फिर दुखी होना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं, बताइए एक बार। लर्निंग को प्रभावित कौन सी इन चारों चीजों में से कौन सी चीज करेगी? मोटिवेशन यानी शिक्षार्थी की अभिप्रेरणा, मैचुरेशन ऑफ द लर्नर यानी शिक्षार्थी की परिपक्वता, या फिर टीचिंग स्ट्रेटजीज यानी शिक्षण युक्तियां, या फिर फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर यानी शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। बताइए फटाफट से भाई, बच्चे का परिपक्व, उसकी एज मेच्योर कैसे है, वो बायोलॉजिकली भी फिजिकली भी हर तरीके से, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत बढ़िया सुगंधा। मोटिवेशन, कितना मोटिवेशन लेवल है, सीखना कितना चाहता है। टीचिंग की स्ट्रेटजीज जैसे पढ़ाया जा रहा है वो तरीका कितना अच्छा है। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, शारीरिक रूप से भी और इमोशनली भी बैलेंस है कि नहीं। जरा जरा सी बातों पे रोते तो नहीं रहते हैं कि वो वाली पीडीएफ नहीं मिली, ये वाला काम नहीं हुआ। क्लास इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, किताबें भरी पड़ी हैं दुनिया भर की, कहीं से भी ले सकते हो, 500 पेज बांटोगे क्या पीडीएफ। मोटिवेशन ऑफ द लर्नर वो भी मिल रही है, साथ के साथ भिजवा रही हूं अब तो मैं। मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, मैचुरेशन ऑफ द लर्नर, टीचिंग स्ट्रेटजीज, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर, ये चारों ही चीजें एकदम सही है, ये लर्निंग को प्रभावित करती हैं। अगर मान लो आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी लर्निंग प्रभावित होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर जैसे मेरा ही मान लो, मेरी हेल्थ अगर ठीक नहीं है, मेरी पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही प्रभावित हुई पड़ी है आजकल, तो प्रभावित होगी। अगर मैं बहुत फिट हूं तब भी प्रभावित होगी, बट तब अच्छे से होगी, अभी नेगेटिवली हो रही है। ठीक, अगर आप मैच्योर हैं तो बहुत हर चीज पे आप फालतू में ओवर थिंकिंग नहीं करते रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, अपनी लड़ाइयां चुननी पड़ेंगी जो इंपॉर्टेंट है। आप हर बात पे आप हर किसी को कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे तो आपका टाइम तो गया जीवन में, जो करना था या लर्निंग करनी थी वो तो गई तेल लेने, है ना। तो कह सकते हैं, और मोटिवेटेड है कि नहीं है। अब आप सीखने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, कितनी भी बेहतर आपको बुक्स दे दें हम, कितना भी कुछ कर लें, कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आप मोटिवेटेड नहीं है। मोटिवेशन क्या है? प्री रिक्वेस्ट है, पहली रिक्वायरमेंट है लर्निंग की, है ना, मोटिवेशन। बहुत बढ़िया राधिका, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन सा शिक्षक से संबंधित है? टीचर से, टीचर रिलेटेड कौन सा एक तत्व है जो लर्निंग को प्रभावित कर सकता है?
बताइए प्रीति, प्रिथ नाम है आपका। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की उचित व्यवस्था, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज यानी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या फिर सॉरी ओ गॉड, देखो एक बार, या फिर सी ऑप्शन नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस या मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। बताइए, सी फॉर सीडीपी क्वीन, बहुत बढ़िया कोमल। नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस नहीं, ये टीचर से रिलेटेड नहीं है। कंटेंट का नेचर क्या है, अब ये टॉपिक मैंने थोड़ी बनाया है, प्याजे की जो थ्योरी है वो कंटेंट मैंने थोड़ी बनाया है, लेकिन मेरा इस पे मास्टरी कितनी है, मैं इसको समझा पाऊंगी या नहीं समझा पाऊंगी, है ये क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आएंगे वो हेल्प कर पाएगा आपकी क्लास या नहीं कर पाएगी, वो है मास्टरी। पकड़ कितनी है उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट मैटर पर टीचर की, वो इंपॉर्टेंट है। तो 16th का हो गया डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे 17th देखिए, आर टीचर ऑलवेज हेल्प्स हर लर्नर्स। बाकी फैक्टर टीचर रिलेटेड नहीं थे उसमें, सिर्फ डी ऑप्शन ही था जो टीचर रिलेटेड था। देखिए एक बार ये क्वेश्चन पढ़िए 17th। Our teacher always helps her learners link the knowledge they have derived in one subject area with the knowledge from other subject areas. This helps to promote. यानी एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र में अप्लाई कर पाएं। यानी एक सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो दूसरे विषय में भी, जैसे आप एक सब्जेक्ट की पेडागोजी जब पढ़ते हैं तो आप, अगर मेरे साथ आपने सीडीपी पढ़ी होगी सीटेट देते वक्त, तो आपको वो दूसरे सब्जेक्ट में 100% काम आई होगी। ठीक, तो जो एक टीचर है वो ऐसे डिस्कशन करता है कि एक सब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में काम आ सके। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। दिस हेल्प्स टू प्रमोट, किस चीज को प्रमोट करने में ये चीज हेल्प करेगी, बताइए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, लर्नर ऑटोनॉमी को, रीइंफोर्समेंट को, या कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। तो ये ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हमने टॉपिक पढ़ा है जो थॉर्नडाइक ने दिया है, जिसको पॉजिटिव, नेगेटिव, बाइलेटरल, वर्टिकल, ये सारे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमने पढ़े थे। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है किरण, डी ऑप्शन सही है। रीइंफोर्समेंट कैसे हो गया भाई, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, ज्ञान का अंतरण। यदि एक सिचुएशन में सीखी गई नॉलेज दूसरी सिचुएशन में हेल्प करे तो इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफर कहेंगे, जीरो करे तो जीरो, नेगेटिवली करे तो नेगेटिव। ठीक है, भूल गए हो क्या, कैसी कैसी बातें भूल जाते हो, ये अभी तो 4 दिन पहले तो की होगी थ्योरी। वेरी गुड प्राची, ध्यान रखो भाई अपना, है ना, मेरे बच्चे साथ में क्लास लेते हैं, विपिन जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। देखिए कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, मेरी कोशिश रहती है कि शब्दों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि कई लोग जो बच्चे देखते हैं तो स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए डी ऑप्शन हो गया, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक सिचुएशन में सीखा गया ज्ञान दूसरे सिचुएशन में मदद करे। व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल टू द लर्निंग इन अ न्यू सिचुएशन, ये भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से संबंधित है। जब पूर्व अधिगम जो आपने पहले सीखा हुआ है वो किसी नई परिस्थिति में सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, जीरो। मान लो ये ए सिचुएशन है, ये बी सिचुएशन है। ए सिचुएशन में मान लो आपने कुछ सीखा था, बी में आपने अप्लाई करने की कोशिश की, कोई अप्लाई नहीं हुआ, तो ए में जो सीखा वो बी में बिल्कुल काम नहीं आया। इसको किस तरह का ट्रांसफर कहेंगे, बताइए। ना तो नेगेटिवली प्रभावित किया ना पॉजिटिवली प्रभावित किया, तो इसको जीरो कहेंगे। क्या कहेंगे, जीरो ट्रांसफर, शून्य स्थानांतरण, क्योंकि हमने बात इसी की है। ठीक, पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ तो एब्सोल्यूट नहीं कहेंगे, सी ऑप्शन। अगर होता पॉजिटिवली तो पॉजिटिव, नेगेटिव होता तो नेगेटिव। जैसे खाना बनाना और गिटार बजाने में कोई संबंध नहीं है तो जीरो ट्रांसफर होगा। अगर आपको खाना बनाना आता है और गिटार सीख रहे हैं तो जीरो ट्रांसफर होगा, कोई आपस में कोई ऐसा संबंध नहीं है। बहुत बढ़िया प्रीति। सोफिया, उसमें थोड़ा डिजाइन अलग है तो हो सकता है ना मिले सारे क्वेश्चंस। प्रीति बहुत बढ़िया, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस, एक बेहतर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा है, ये बता दीजिए फटाफट से, जवाब दीजिए। देखिए एक बार, हाँ केवीएस होगा भाई, होगा। टीचर स्टूडेंट डायलॉग, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। मास्टरी ओवर द कंटेंट बाय द टीचर, बच्चे तक भी तो होना जरूरी है ना। पंक्चुअलिटी एग्जिबिटेड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइमली कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है डायलॉग होना। जब टीचिंग लर्निंग हो रही है, मान लो टीचर टाइम पे तो ले लिया है और आपको समझ कुछ ना आए, तो पॉइंट क्या है। कॉमेंट सबके आ रहे हैं, बिल्कुल किरण। तो हम कह सकते हैं टीचर स्टूडेंट डायलॉग सबसे ज्यादा प्रभावी है। अगर जो हमारा इंटरेक्शन है, जो ये डिस्कशन है, जो संवाद है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल इनफ होगा प्रियंका। प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑलरेडी लर्नड स्किल्स एंड न्यू स्किल्स रिजल्ट्स इन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यानी पहले ही सीखे जा चुके कौशलों और नए कौशलों में एक समान तत्वों की उपस्थिति का परिणाम क्या है, बताइए। शगुन बताइए, फटाफट से बताइए। ये ऑनलाइन माध्यम में थोड़ी सी दिक्कत होती है डायलॉग की, क्योंकि आप सबके कमेंट्स ले नहीं सकते, क्योंकि सब सामने बैठे नहीं होते। बाकी तो सब ठीक है। नहीं सिद्धांतकार, इसमें ये गलत समझ गए आप, गलत समझ गए। कोई कह रहे हैं, सिद्धांत कह रहे हैं कि मास्टरी नहीं होगी टीचर की तो डायलॉग किस पे करेगा। डायलॉग का मतलब एक तरफा नहीं होता है, वो तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। डायलॉग का मतलब बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, टीचर ने आंसर किया, या टीचर ने क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने आंसर किया, या डिस्कशन हो रहा है, दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो रहा है। डायलॉग का मतलब ये नहीं है मास्टरी नहीं है तो वो डायलॉग नहीं कर पाएगा, बोलने की बात नहीं हो रही है यहाँ। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं। कोई कह रहा है प्रीति का रोज नाम लेते हो, हमारा नहीं लेते यार, दिख जाता है कॉमन नाम है। कविंद्र नाम ले लिया आपका भी, प्रिंस का भी ले लिया था आपका नाम प्रिंस, एक बार झूठ मत बोलो। चलो आप फटाफट से नाम का क्या करोगे, जल्दी आंसर करो। तो इसलिए टीचर स्टूडेंट के बीच में डायलॉग, ऐसा नहीं सिर्फ टीचर का डायलॉग, क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, सिर्फ टीचर का डायलॉग नहीं, टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच का डायलॉग। प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑलरेडी लर्नड स्किल्स एंड न्यू स्किल्स रिजल्ट्स इन, यानी आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी बिल्कुल समान तत्व नई चीज में जो आपने सीखी है और जो पुरानी चीज में कुछ चीजें कॉमन होंगी। इससे क्या होगा, मान लो
साइकिल चलाने में कुछ एलिमेंट्स आइडेंटिकल है और कुछ बाइक में भी हैं, तो जो आइडेंटिकल होंगे, जो सेम होंगे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे बाइक चलाने में भी, आपको हैंडल पकड़ना आसानी से आ जाएगा, तो पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल है, ये तो मैंने डिस्कस किया है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वाले चैप्टर में, प्रियंका तोमर नाम ले लिया, ठीक है बात, तो पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया। आज 7 बजे नहीं है क्लास, ये पहले था, हाँ एक मीटिंग है, हो सकता है कि कल भी 3 बजे ही रहे क्योंकि कल शाम को भी मीटिंग होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, और ये जो लोग पूछ रहे हैं ना पेडागोजी स्पेशल 2 में रिकॉर्डेड डलवाना नहीं डलवाना, मैं एक बार कल डिस्कस करके बताती हूँ कि ठीक रहेगा या नहीं, है ना। देखो कुछ चैप्टर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुपिंग। एबिलिटी ग्रुपिंग क्या होता है, बच्चे की क्षमता के अनुसार, कोई मान लो कुछ बच्चे हैं जिनका ग्रेड बहुत अच्छा था, 70% लाते हैं, 90% लाते हैं, उनको एक ही क्लास में डाल दिया, उनको एक ग्रुप में बिठा दिया। कुछ बच्चे हैं जो 30%, 35% वाले हैं, 33% वाले हैं, उनको एक ग्रुप में बिठा दिया, है ना। तो अलग अलग ग्रुप्स में एबिलिटी के अनुसार, या मिक्स्ड ग्रुप, हेट्रोजेनस ग्रुप होते हैं, जहां पे देखो 2 तरह की ग्रुपिंग होती है, 2 तरह की ग्रुपिंग होती है। एबिलिटी ग्रुपिंग जिसको हम कहते हैं, ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं हम, है ना। एक होती है होमोजीनियस ग्रुपिंग, होमोजीनियस ग्रुपिंग, एक होती है हेट्रोजेनियस ग्रुपिंग, ठीक। होमोजीनियस होती है, होमो का मतलब ये होता है सेम, ठीक, वर्ड सुना होगा, होमोसेक्सुअलिटी मतलब सेम सेक्स। होमोजीनियस मतलब सेम एबिलिटी वाले बच्चों को एक ग्रुप में डालना, सबकी एक जैसी क्षमता है, आपने एक ग्रुप में डाल दिया। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चा, अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे अलग अलग एक ग्रुप के अंदर है, डिफरेंट एबिलिटीज। बेटर कौन सा होगा, बेटर होगा हेट्रोजेनियस, क्योंकि अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे एक ग्रुप में है ना। समलिंगी, लिंगी और विषमलिंगी, आई थिंक इसको कहते हैं हिंदी में, बिल्कुल सही बात है कीर्ति। हेट्रो मतलब डिफरेंट एबिलिटी, होमो मतलब सेम एबिलिटी, ठीक है बात। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई क्योंकि मेरे ख्याल में आगे बढ़ जाएंगे। अब एबिलिटी ग्रुपिंग की बात हो रही है, क्वेश्चन देखिए एक बार, एबिलिटी ग्रुपिंग की बात हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुपिंग। स्टूडेंट्स लर्न बेटर इन होमोजीनियस ग्रुप्स। For smooth and effective teaching, class should be homogeneous. Children are intolerant and do not accept differences. Teacher may use multi-level teaching to cater to different ability groupings. ये सबसे बेहतर है कि टीचर क्या करे, मल्टी लेवल टीचिंग करे, यानी बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, जो अलग अलग बच्चे क्लासरूम में, उनके लेवल के अकॉर्डिंग या डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हेट्रोजेनस ग्रुप्स में आप सिखा पाओ, ठीक है। बहुत हैं, कई हजार हैं संजय, क्या करोगे जान के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग स्टाइल, यानी निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का उदाहरण है, बताइए एक बार, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का उदाहरण है, देखिए एक बार। Which of the following is an example of learning style, यानी सीखने की शैली का उदाहरण। विजुअल, एक्चुअल, फैक्चुअल या टेक्चुअल। अभी आपको मैंने बताया था 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। विजुअल यानी देख के सीखने वाले 60% से भी ज्यादा लोग इसी में आते हैं, आई थिंक 65% के अराउंड। फिर आ जाते हैं ऑडिटरी लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स जिसमें कुछ आपका 30% के करीब लोग हैं, और फिर है आपका काइनेस्थेटिक, यानी जो एक्टिविटी करके जिनको समझ में आता है वो आते हैं कुछ 5% में, है ना। तो सबसे ज्यादा लोग देख के सीखते हैं कि उनको कुछ चित्र दिखा दो, पिक्चर दिखा दो, फटाफट से सीख जाएंगे, ठीक। तो एक्चुअल, फैक्चुअल, टेक्चुअल कुछ नहीं होता, विजुअल होगा जिसमें देख करके सीखना, चाक्षुष बाकी गलत है। तो स्टाइल्स ऑफ लर्निंग है, स्टाइल्स ऑफ लर्निंग है, बाकी सारे ऑप्शन बेवजह हैं, सीखने की शैलियां हैं। मैंने आपको डिस्कस करते, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो क्वेश्चन से निकल के आती हैं, उनका अलग से कोई सिलेबस में स्थान नहीं होता, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग पॉजिटिवली, कौन सी एक चीज लर्निंग को, देखो अफेक्ट का मतलब है प्रभावित करना, पॉजिटिवली भी कर सकता है, नेगेटिवली भी कर सकता है। तो लर्निंग को पॉजिटिवली प्रभावित करने वाला कौन सा एक फैक्टर 4 ऑप्शन में से हो सकता है। फियर ऑफ फेलियर, यानी अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ये पॉजिटिवली नहीं, ये नेगेटिवली, आपके अंदर डर बैठ जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी भी होगी तब भी अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो ये तो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। कॉम्पिटिशन विद पीयर्स, इससे गंदी कोई चीज नहीं है, कई लोग इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबरदस्ती कॉम्पिटिशन करते हैं। जैसे मैं देख रही थी आजकल कुछ वीडियो बनाने किसी ने ऐसे एवं उठा करके, मैं किसी के बारे में बात करती नहीं हूं, स्पेशली किसी इंडिविजुअल को तो टारगेट करने का मेरा काम ही नहीं है, क्योंकि जो मैं कर रही हूं वो बहुत अच्छा रिस्पांस उस चीज का आता है और मुझे कभी इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी कि आपको किसी को नीचे दिखा करके खुद आगे बढ़ना हो। बट फिर भी कुछ लोग टेढ़ी मेढ़ी वीडियो जबरदस्ती बनवाते हैं, बनाते हैं, जो भी करते हैं, और क्यों, क्योंकि उनको पता है कि यार इसके बारे में बोलेंगे तो व्यूज आएंगे, तो क्या होगा, जब व्यूज आएंगे, अब नया इंसान देखेगा तो हमारे चैनल पे भी आएगा, तो कुछ फायदा ही हो जाए इस बहाने, है ना। तो ये क्या है, ये वाहियात कंपटीशन है। कंपटीशन से गंदा मतलब बेवजह कंपटीशन करना लर्निंग का बहुत अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है, चालाकी कह सकते हैं इसको, बट ये बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाएगा कि जबरदस्ती आप आपस में बच्चों को कॉम्पीट कराते रहो, है ना, कि कॉम्पिटिशन करते रहो। भाई आपका तरीका अलग है सीखने का, किसी और का तरीका अलग है सीखने का, ठीक है बात। मीनिंगफुल एसोसिएशन, ये सबसे बेहतर है कि भाई वो काम करो ना जिससे बेहतर, आपस में 2 चीजों को जोड़ दिया आपने, तो एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से जोड़ दिया तो आसानी से सीख जाओगे, ये मीनिंगफुल एसोसिएशन है, ये बेहतर तरीका है सीखने का, ठीक। कि फलाने सर फलाने वर्सेस हिमांशु सिंह, है ना, बिल्कुल सोफिया वो एक्जैक्टली ही इज डूइंग द सेम थिंग, तो जबकि हिमांशु सिंह को कोई मतलब नहीं है कौन से सर और कौन से वे, लेकिन वीडियो बना दो 36, उससे क्या होगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी उन सर को जिनको कोई नहीं देखता। तो ये गंदे तरीके हैं, तो ये हमें जब आप एक टीचर होकर ये करेंगे तो कल आप बच्चों के साथ भी यही करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, है ना। ये पीडीएफ मिल जाएगा, मुझे लग रहा है 60 क्वेश्चंस तो आज नहीं होंगे, बट मैं काम कर दूंगी मार्क करा के आंसर्स या खुद करके, और आपको ये दोबारा से शेयर करा दूंगी ताकि सारे बैचेस में जा सके। हाँ, अवॉइड ही करना सबसे अच्छा तरीका है, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल विकास। प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, यानी माता पिता की ओर से दबाव, ये भी नेगेटिव है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने कल सीखा उसको आप एसोसिएट कर पाओ आज से, ठीक। हाँ, कह सकते हैं श्वेता, जो जमाना कहता है कि भाई लोग आपकी बुराइयां करना शुरू कर दे तो मान लीजिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वही मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सुरेश जनरली लाइक्स टू स्टडी अलोन इन अ क्वाइट रूम वेयर एज मदन लाइक्स टू स्टडी इन अ ग्रुप विद हिज फ्रेंड्स। यानी इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अलग अलग नाम बदल के आपको मिल जाएंगे कि सुरेश है जिसको अकेले पढ़ना पसंद है एक रूम बंद करके, जबकि मदन है जो ग्रुप में स्टडी करना पसंद करता है अपने 2-3 दोस्तों के साथ। तो
दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज में है? अब एक बच्चे के माँ बाप है, मदन के माँ बाप कहेंगे तुम तो ग्रुप में सीखो, और दूसरे को कहे नहीं तुम अकेले पढ़ो, तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, क्योंकि एक है जो ग्रुप में सीखता है, एक है जो अकेले पढ़ के सीखता है। लर्निंग स्टाइल है दोनों का, तो लर्निंग स्टाइल्स में डिफरेंस है। ये लर्निंग स्टाइल में डिफरेंस है, अधिगम की शैली में डिफरेंस है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग सीखते हैं, इस बात को हम मान सकते हैं। ठीक भाई, कोई ग्रुप में सीखेगा, कोई इंडिविजुअली ज्यादा बेहतर सीखेगा, कोई नहीं विकास, क्या कर सकते हैं। आप एक अच्छा काम करने निकलते हैं या बेहतर कर रहे होते हैं तो दिक्कत तो होती है कुछ लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज, यानी लर्नर्स को अलग अलग लेवल पे, डिफिकल्टी के, आसान पे भी, फिर मुश्किल पे भी, फिर आसान पे भी, मतलब अलग अलग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी पे जब आप सिखाते हैं रॉबिन, बहुत बढ़िया, तो इसको क्या कहेंगे आप? सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन कहेंगे, प्रिसीजन कहेंगे, एररलेस इंस्ट्रक्शन कहेंगे, या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहेंगे? बिल्कुल प्रीति बताइए, फटाफट से बताइए। 25 अप्रैल को उत्तराखंड का एग्जाम है, कैसे पढ़ूं? सिलेबस निकालो, प्रीवियस ईयर निकालो, और जो चैप्टर्स कर चुके हैं उनको छांट छांट के करना शुरू कर दो, है ना। धन्यवाद अभिषेक। सबका अपना अपना स्टाइल होना चाहिए, सबका अपना अपना एक तरीका होता है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कंपटीशन करना ही क्यों है कि कौन क्या है ना। टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग, भाई आपको जहां अच्छा लगेगा आप वहां सीखेंगे, बट अटेंशन कैसे मिले? देखिए, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज, यानी अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए, भाई कोई है जिसको थोड़ा सा आसानी से आपको हल्का क्वेश्चन देना होगा, किसी को मुश्किल देना होगा, है ना, तो बिल्कुल वंदना, तो इसको क्या कहेंगे? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहेंगे, DI कहेंगे, विभेदी अनुदेशन के बच्चे के डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, उसकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इसको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं, है ना। उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए जब आप बच्चे की डिफिकल्टी लेवल को अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग सेट करते हैं, ठीक, ये वर्ड है प्रॉपर, बाकी जरूरी नहीं है कि काम के हैं। सेलेक्टिव में होता है कि बस कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट को ही आप फोकस कर रहे हैं। देखते हैं 20 जून को होगा कि नहीं होगा, अभी कोरोना ने हालात तो खराब किए हुए हैं। मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज दी साइमल्टेनियस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड डैश सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग, यानी बहुसंवेदी, जिसमें मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व हो, उसको मल्टी सेंसरी अप्रोच कहते हैं टीचिंग लर्निंग के अंदर, जिसमें विजुअल यानी देख के सीखना, ऑडिटरी यानी सुन के सीखना, टैक्टाइल यानी टच करके सीखना, एंड डैश सेंसेस। सिलेबस जल जाएगा, टेंशन मत लो। सिलेबस को मैं सोच रहा हूं और एक्सप्लेन करके डाल दूं, क्योंकि कई लोगों को उसमें मोटे मोटे तौर पे लिखा हुआ है ना, बड़ी बड़ी हेडिंग, तो कई लोगों को लगता है पता नहीं ये टॉपिक होगा कि नहीं होगा। तो टॉपिक तो बहुत सारे होंगे, बट सारे टॉपिक लिख नहीं सकते, नहीं तो पीडीएफ बन जाएगी 50 पेज की, यूपीएससी का सिलेबस बन जाएगा फिर वो। विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड, विजुअल का मतलब है देख करके सीख सके, बिल्कुल ठीक है। मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व हो बच्चे के, जितने ज्यादा सेंसेस आप बच्चे के इन्वॉल्व कराएंगे उतना बेहतर वो सीख पाएगा। ऑडिटरी यानी सुन के सीखना, टैक्टाइल यानी छू करके, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए। बचा क्या यहाँ पे? सिर्फ काइनेस्थेटिक ही तो बचा, अब कि करके सीखना बचा। वेस्टिबुलर कर्न से तो वो तो ऑडिटरी में आ ही गया, ठीक है। परसेप्चुअल, परसीव तो करेगा ही ना, ये जब इसमें सेंसेस यूज होंगे तो परसेप्चुअल हो जाएगा, ऑब्जर्व करेगा, आंखों से देखेगा विजुअल में, तो सिर्फ काइनेस्थेटिक ही बचा, तो डी ऑप्शन बचा यहाँ पे जो सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज, यानी अंतरपरक अनुदेशन, जो अभी मैंने आपको बताया भी था कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता क्या है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज, बताइए। फटाफट से बताइए अनु। नहीं, आपकी 10-15 मिनट की और क्लास बची है, छोड़ दीजिए, हिंदी क्लास शुरू होने वाली है क्या? रुको अभी और 10 मिनट और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मार्क करके पीडीएफ शेयर करा दूंगी। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज व्हाट? डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट? नहीं, इसका मतलब है कि बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग्स, अलग अलग तरीके आप अपनाएं, ठीक, क्लियर है ये बात या नहीं? हर बच्चे के लिए कुछ अलग करना नहीं, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग करना। भाई 4 बच्चे उनकी सेम नीड है तो उनको एक साथ ग्रुप में डाल दो, क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ी 4 बच्चे सेम चीज से सीखेंगे तो चारों को अलग अलग सिखाओगे, जैसी जरूरत है बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स की वैसा आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टू इंप्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग? इनमें से कौन सी एक चीज सबसे ज्यादा सूटेबल है बच्चों के सीखने के लिए? बताइए नितिन। ठीक है, समझा देंगे नितिन हिंदी में भी, और बताओ फटाफट से बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम के सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी लर्निंग के को इंप्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर क्या है, ये पूछा है, बताइए फटाफट से। टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस, यानी जो शिक्षक है उसको विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, है ना, या फिर चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से सीखेगा, तो सारी चीजों का प्रयोग अगर होगा तो अच्छी बात है, यूज अगर होगा तो अच्छी बात है। थैंक यू दीपिका। बताइए फटाफट से। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है जो एक्टिविटी करके, जो बॉडीली कोई चीज, उनको कोई मॉडल बनवाओ कुछ जिसमें उनका शरीर इन्वॉल्व हो, काइनेस्थेटिक वो है, ठीक। तो सबसे बेहतर तरीका बच्चे के लर्निंग में सुधार के लिए कि टीचर अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करे, एग्जांपल दे, चित्र दिखाए अलग तरह के, या फिर ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास। सब तरह का कैसे हो सकता है? भारत जैसे विकासशील देश में जहां अब तक बहुत सारे कंप्यूटर्स भी नहीं पहुंचे, सारे तरह के मटेरियल अवेलेबल नहीं हो सकते, जो मटेरियल अवेलेबल है उसमें बेस्ट करना है हमें, ठीक। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। देखो रियल लाइफ सिचुएशंस जैसे आपने जितने ज्यादा बच्चे के सेंसेस इन्वॉल्व है उतना बेहतर लर्निंग है। एक्सप्लेन करने से सबसे बेहतर, एक्सप्लेन करने से ज्यादा बेहतर क्या है कि आपने बच्चों को मौका दिया एक दूसरे से जुड़ने का, रियल लाइफ में जो वो फील करते हैं, जो वास्तविक जीवन है उसमें वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे इस पे बात हो, वो रियल लाइफ एग्जांपल्स उसमें जुड़े, तो सबसे बेस्ट वो होगा। सिर्फ असेसमेंट से नहीं चलेगा, ये बेहतर था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है तो हमें तो बेस्ट से नंबर मिलेगा ना, तो सी ऑप्शन सही हुआ बजाय कि ए के। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के। लर्नर शुड नॉट बी एनकरेज्ड टू, यानी शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। बताइए किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए शिक्षार्थियों को? पहला ऑप्शन है पार्टिसिपेट इन एज मेनी एज को करिकुलर एक्टिविटीज। ये तो अच्छी बात है कि जितनी ज्यादा वो पाठ्य सहगामी एक्टिविटीज में, बिल्कुल प्रियंका, इन्वॉल्व हो सके उतना अच्छा है।
बहुत बढ़िया, नेहा कह रही है आज सारे सही हुए हैं। मेमोराइज ऑल द आंसर्स, रटना, रोट मेमोराइजेशन, सिर्फ याद रखना ये बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास, तो इस चीज के लिए तो आप एनकरेज करोगे। एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर लर्नर्स इन ग्रुप वर्क, हाँ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें लिखा है नॉट, कौन सी एक चीज नहीं करनी चाहिए, तो मेमोराइज ही नहीं कराना चाहिए, तो यही सही है क्योंकि यही गलत है, और गलत ही पूछा है ना, नॉट पूछा है। नॉट मतलब क्या नहीं कराया जाना चाहिए, किस चीज को प्रोत्साहित ना करें, तो इस चीज को प्रोत्साहित ना करें कि मेमोराइज कर ले बच्चा सारे ही उत्तरों को। ये हिंदी में आई थिंक गलत लिख दिया इन्होंने, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करना, हाँ सही है सही है। तो बी ऑप्शन के सिर्फ याद कर ले, वो कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं मानेंगे कि याद करा दिया आपने, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बोर्ड व्हाइल डूइंग अ टास्क इट इज अ साइन दैट, जब बच्चा किसी काम को करते हुए ऊबने लग जाए, है ना, बोर हो जाए, तो ये किस चीज का साइन है, ये किस चीज का संकेत है। जब बच्चा करते हुए बोर हो गया, कोई एक सेम टास्क आपने तो नहीं दे दिया, ऐसा तो नहीं है। देखो एक बार क्वेश्चन को, फटाफट से चारों ऑप्शन पढ़ो और बताओ। अब तक तो दिमाग चलने लगा होगा, हिंदी मीडियम बुक भी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। चलें आगे, बच्चों में तो कमी निकालनी ही नहीं है, ये तो पहला सिद्धांत है पेडागोजी का। व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बोर्ड व्हाइल डूइंग अ टास्क इट इज अ साइन दैट, जब बच्चा बोर हो जाए किसी काम को करते हुए, तो ये साइन है किस चीज का, कि जो टास्क है वो मैकेनिकली रिपीटेटिव हो गया, यानी यांत्रिक रूप से बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, बोरिंग हो गया, टास्क सेम ही चीज आप उससे कराए जा रहे हो, कुछ अलग नहीं है। द चाइल्ड इज नॉट इंटेलिजेंट, बच्चे में कमी नहीं होती, बच्चे में कमी नहीं होती, बच्चे में कमी नहीं होती, ठीक, तो यही ऑप्शन यहाँ सही बचेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। Our teacher uses audio visual aids and physical activities in her teaching learning process because, यानी ऑडियो विजुअल एड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं देवेंद्र, तो थियरी के भी करेंगे नहीं, इस वाली चैप्टर में नहीं है, इस वाली शीट में नहीं है, थियरी के क्वेश्चन कम है, कुछ बीच में इन्वॉल्व, जैसे थॉर्नडाइक का आ गया या इनडायरेक्टली पूछ लिया। Our teacher uses audio visual aids and physical activities, भाई फिजिकल एक्टिविटी भी कराता है टीचर और ऑडियो विजुअल एड्स को भी यूज करता है। इससे क्या होगा, बिकॉज प्रोवाइड अ डाइवर्जन टू लर्नर्स, यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग, प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर या फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक, हाँ होंगे कोमल, बैच में तो होंगे ऑब्वियसली, बताइए। प्रोवाइड अ डाइवर्जन, देखो ये गलत लिखा है, डाइवर्सिटी इन लर्निंग और समथिंग होता तब तो हम समझ जाते, ठीक, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन अभी हमारे पास बी ही है यहाँ, कि बच्चे के मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस इन्वॉल्व होंगे जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा, देखेगा ऑडियो विजुअल को, तो जितने ज्यादा सेंसेस हैं, हमारे 5 सेंसेस हैं, वो सबके सब इन्वॉल्व होंगे, जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हैं उतना ही बेहतर लर्निंग होगी। द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एक्सेप्ट, यानी डैश के अलावा बाकी सभी अनुदेशनात्मक रणनीतियां यानी पढ़ाने की टेक्निक्स हैं, किस चीज को छोड़ के, ये एक्सेप्ट नॉट लीस्ट ये सब लिखा हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। डाइवर्जन का मतलब तो ये हो गया कि डाइवर्जन मतलब आपने दिशा ही भटका दी एक तरीके से, डाइवर्सिटी प्रोवाइड कराने की बात होती तब हम ए ऑप्शन के साथ जा सकते थे, ठीक है। मैसेज आ रहा है चंचल आपका, आज इतना ही रहने दीजिए, हिंदी क्लास का टाइम हो गया, चलो ठीक है, तो इसको खत्म करेंगे। द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एक्सेप्ट, कौन सी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी या स्ट्रेटजी है किस चीज को छोड़ करके। कॉन्टेक्चुअलाइजिंग इंस्ट्रक्शन है, संदर्भ में पढ़ाना, ठीक बात है। प्रोवाइडिंग लर्नर कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाँ बच्चे को कंट्रोल मिले सीखने का। ऑब्जर्विंग पेशेंटली द एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट्स डन बाय देम ड्यूरिंग लर्निंग, ये बात भी ठीक है, बट असेसिंग लर्निंग सिर्फ मूल्यांकन, एक मिनट फिर से देखने दो। प्रोवाइडिंग लर्नर कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन का शिक्षार्थी नियंत्रण उपलब्ध कराने, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ कि कौन सी एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी नहीं है। प्रोवाइडिंग लर्नर कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन का शिक्षार्थी नियंत्रण उपलब्ध कराने, ये पता नहीं इसको, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि भाषा कौन सी उन्होंने यूज की है। अमानंद बहुत बढ़िया, अभी के लिए असेसिंग ही लगा लेते हैं, क्योंकि इसका एक मतलब ये हो सकता है कि आपने बच्चा जो सीख रहा है उस पर उसका कंट्रोल है, ठीक, और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि बच्चे को कंट्रोल किया जा रहा है, तो फिर भी डी के साथ ही बेटर है कि डी के साथ ही जाया जाए, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी नहीं है कि असेस करना, किया जा सकता है इसको इंक्लूड, सी तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अभी के लिए हम डी ही मार्क करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक क्वेश्चन और करोगे, चलो एक और क्वेश्चन कर लो आखिरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, यानी कौन सा एक एनवायरमेंट जो है सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, इफेक्टिव है, बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए। नहीं नीरज, एकलव्य के लिए आपके पास वहां का जिस भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं वो होना जरूरी है, क्या कहते हैं उसको, नहीं कंफ्यूजिंग नहीं है, लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक भी हो, देखो एक बार फटाफट से आंसर करो। 33 का 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, कंड्यूसिव का मतलब होता है अच्छा एनवायरमेंट, एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट, ठीक, अधिगम योग्य वातावरण, टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, सोचने और समझने और सीखने के लिए बच्चे के लिए, सिर्फ असाइनमेंट फ्रीक्वेंटली देना ये कोई अच्छा एनवायरमेंट नहीं माना जाएगा। इंडिविजुअल टास्क डन बाय द लर्नर, जो बच्चा अकेले टास्क करे, ठीक है। अलाउइंग स्टूडेंट्स टू टेक सम डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न, बी से बेटर है सी ऑप्शन, के बच्चे को भी थोड़ा मौका दो कि वो कैसे सीखना चाहता है, कैसे वो सीखेगा, कौन सी एक्टिविटी से उसे ज्यादा अच्छे समझ में आता है, तो इतनी थोड़ी सी उसको चूज करने की छूट देना एक तरीके से। पैसिव लिसनिंग तो कभी नहीं होगा, बच्चों को पैसिव आपको करना ही नहीं होता। एक काम कीजिएगा, इसके आगे क्वेश्चन आप स्वयं कीजिएगा, क्या है ये 33 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और कुछ 20-30 क्वेश्चन और रहते होंगे, ये मैं आपको मार्क करा के शीट और प्रदान करा दी जाएगी। अब क्या कह रहे हो सोफिया, अब ये बताओ कि किसी का कोई डाउट हो, कोई समस्या है तो बताओ। आज 7 बजे नहीं होगा सेशन, ऑब्वियसली 3 बजे हो गया, मर्ज चल रही है ना क्लास। किरण प्रकाश ने 300 किया आई थिंक, अनु ठीक है, बात इतनी बात सभी को क्लियर हो गई या नहीं? क्लियर है।
चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है ना इतनी बात? सब कुछ कराएंगे। अभी बाइलिंगुअल तो नहीं आई यार अपनी बुक। और कोई समस्या परेशानी? चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। ठीक, ये शीट मिल जाएगी, मैं अभी इसको अपलोड करा दूंगी आंसर मार्क करा करके, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा क्वेश्चंस को। ठीक। एक मिनट में क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं आप लोगों के। 10 से 15 मिनट में शुरू हो जाती है मेरी क्लास, थोड़ी सी लेट चलती है। मेरी भतीजी आपको फेवरेट है, वो आपको। हाँ हाँ बहुत बढ़िया वंदना। हाँ चलो, बैच में एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, ये सारी चीजें होंगी, है ना। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, कल भी 3 बजे ही होगी जहां तक है।